जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार, बढ़िया चली हुई है। तो साथियों, आज रविवार को वैसे तो आप सभी की छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन आप सभी की सहमति पर कल बातचीत करके ये क्लास शेड्यूल कराई गई है, क्योंकि पिछले सप्ताह एक दो छुट्टियां हो गई थी। उसका थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगी और हमारे सिलेबस को हल्का सा एक पुश लग जाएगा, एक थोड़ा सा धक्का लग जाएगा। चलो, तो एक नए टाइम पर हम इस क्लास को ले रहे हैं। मतलब अलग ही कुछ फीलिंग्स ही है, अच्छा लग रहा है एक नई टाइम पे क्लास लेकर। उम्मीद है आपको भी ऐसा ही अच्छा लग रहा होगा, अगर आपका कोई संडे का प्रोग्राम इस वजह से डिस्टर्ब ना हुआ हो। वैसे तो क्या ही प्रोग्राम आप सभी के होते होंगे, है ना। अध्ययन और रिवीजन के अलावा, पढ़ाई और रिवीजन के अलावा क्या ही प्रोग्राम होंगे। चलो शुरू करें। आ जाओ जल्दी जल्दी। रितेश भाई राम राम, हिमांशु भाई गुड मॉर्निंग, और सौरभ भाई नमस्कार, रितेश भाई राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। तो देखो, ये जो चैप्टर्स है ना, आप इनमें ये समझो कि थोड़ा सा ना हम गहराई में जाने की जरूरत है। हरीश बाबू पेन दो। मतलब यूं है कि केवल इतने से बात नहीं बनती है कि हमने प्रेशर को P बराबर F बटे ए करके छोड़ दिया और एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। केवल इतनी सी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हमें, आप देखो ना, इसमें बहुत थोड़े थोड़े से लेवल पे जाके चीज़ों को गहराई में पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी भी आपको लगेगा, मैं क्या कर रहा हूँ इस चैप्टर में कि एक एक कंसेप्ट को बार बार 2 से 3 बार आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट, ताकि आपको ना वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बार बार हिट करे और एट द एंड वो याद हो जाए। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई कंसेप्ट रिपीट हुआ है, वो इसीलिए है कि वो इम्पोर्टेंट है और आपको ना याद रखने में सहायक होगा। समय उसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, सेकंडों का समय लगेगा, बट हमारे लिए वो फ़ायदा कर जाएगा। चलो देखो, अभी हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कल हमने पास्कल के नियम तक कर लिया था और सारा प्रेशर जो है वो एनसीईआरटी के सारे फैक्ट कर लिए थे और कंक्लूजन तक हम आ गए थे। देखो, ये तो हो गया द्रव का दाब। अभी हमें ना एक चीज़ को और समझना है, जो कि है गैसों का दाब, गैस का प्रेशर। मैंने कहा था हम प्रेशर को 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सॉलिड का प्रेशर है, एक लिक्विड का प्रेशर है, एक गैस का प्रेशर है, ठोस का दाब है, द्रव का दाब है और गैसों का दाब है। तो अब आपने ये तो देख ही लिया कि P बराबर F बटे ए, वही एक फॉर्मूला है जो सॉलिड के लिए भी काम करेगा और जो लिक्विड के लिए भी काम करेगा। लेकिन लिक्विड के लिए डायरेक्टली आप P बराबर F बटे ए ना लगाकर P बराबर रो जी एच लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछो गैस का प्रेशर, गैस का दाब, तो फॉर्मूला गैसों के लिए भी यही लगेगा, गैसों का दाब। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है कि द्रव का दाब खत्म हुआ है, बट बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो द्रव के दाब और गैस के दाब को मिलाकर पूछे जाते हैं। तो उसको आगे पढ़ने से पहले हमें गैसों के दाब को पढ़ लेना चाहिए। प्रेशर ऑफ गैस, हालांकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अलग से एनसीईआरटी या किसी भी किताब में, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए इस तरह से हेडिंग बना के करवा देता हूं ताकि आपको पता रहे। देखो, गैसों का दाब उसी फॉर्मूले से नाप लिया जाता है जिस फॉर्मूले से लिक्विड का प्रेशर मापा जाता है। तो किसी भी गैस का दाब P बराबर रो जी एच, इसी फॉर्मूले से हम माप सकते हैं। अब आप कहोगे कि कौन सी गैस का दाब? आप चाहें तो किसी भी गैस के दाब की बात कर लीजिए, किसी भी गैस के प्रेशर की बात कर लीजिए, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे नाइट्रोजन है, वट एवर द गैस। बट सबसे ज़्यादा हमें अगर कोई गैस नज़र आती है दाब के मामले में, तो वो है हमारे वायुमंडल की गैस। अब आप उसको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ का मिश्रण कहिए, या ओवरऑल उसी को हम हवा बोल देते हैं, एयर बोल देते हैं। तो हमें यहाँ मुख्य रूप से वही पढ़नी है गैसों के दाब के मामले में। आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, अवश्य ही जानते होंगे कि पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर है। वायुमंडल जो है वो 12 किलोमीटर ऊपर तक है, यही हमारा एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर का मतलब जो भी है, हवा, जो भी गैस है, धूल के कण हैं, वो सब यही हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या है? निर्वात है, वैक्यूम है। अब देखो, आप अगर पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो ये 12 किलोमीटर ऊपर तक की हवा लगातार आपको दबाए हुए है। ये 12 किलोमीटर ऊपर तक की हवा जो है, ये लगातार आपको प्रेशराइज कर रही है, लगातार आपको दबा रही है, और आप इसके आदी हो चुके हैं दाब के, हमें ये महसूस तक नहीं होता। अच्छा, क्या वाकई में हम इसके आदी हो चुके हैं? तो जब एक बच्चा जन्म लेता है भाई, वो तो आदी नहीं होता है, तो उसे क्यों ये दाब नुकसान नहीं पहुंचा देता? ये भाई अच्छा खासा दाब है, ये बहुत बढ़िया दाब है। अब मैं तुम्हें दाब की फीलिंग कराऊं? चलो हम एक काम करते हैं, एक चीज देखते हैं। अगर 1 किलो की कील
ये कील है 1 किलो की। अब तो थोड़ा फील आ रहा होगा। 1 किलो की कील अगर मान लो एक छोटे से एरिया पे जाके लगेगी। अब ये है 1 किलो की कील और ये एरिया कितना होगा, बहुत थोड़ा सा एरिया ले लो, मतलब मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो हम ये देखें कि ये कितना प्रेशर लगा रही है। प्रेशर को फील करा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको मैं कोई वैल्यू बताऊं तो वो पता लगे कि अच्छा ये इतना प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है भाई, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स है यहाँ पर m गुणा जी और एरिया। अच्छा, प्रेशर बराबर m कितना है यहाँ पर 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू चलो मान लो हम पोल्स पे कर रहे हैं इस काम को, और एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और अगर 2 सेंटीमीटरों की बात करोगे, मतलब इसका यहाँ अगर स्क्वायर कर दोगे तो भाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अच्छा केवल पावर का स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर नहीं होगा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁻⁴मीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। अब 10⁻⁻⁴ को ऊपर ले जाओ तो ये 4 प्लस की हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁵ पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम पास्कल लिख सकते हैं। इसका मतलब आप ये फील करिए कि अगर कोई 1 किलो की कील है और वो आपके हाथ को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को दबा रही है, तो ये 10⁵ पास्कल का प्रेशर है। अब 10⁵ पास्कल का प्रेशर आप फील कर गए कि आपके सर में अगर मैं 1 किलो की कील लूं और उसको यहाँ दबाऊं या हल्का ऐसे छोड़ भी दूं न्यूट्रल भी, तो भैया वो आपके सर में गड़ जाएगी। 1 किलो बहुत होता है भाई वजन कील के मामले में। आपके घरों में जो चोभे होते हैं ना, वो 20-20 30-30 ग्राम के होते हैं एक एक चोभा। 1 किलो का मतलब समझ रहे हो ना, वो कील आपके सर में गड़ जाएगी, बैठ जाएगी, आपके सर को फाड़ देगी अंदर तक, है ना। ये प्रेशर है। और भाई साहब अगर मैं 12 किलोमीटर हवा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, ये जो हवा मेरे ऊपर है इसके प्रेशर की बात करूं, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। P बराबर रो जी एच। हवा का घनत्व कितना होता है, लगभग 1.02 केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू मान लो ये बच्चा पोल्स पर खड़ा है 10 है और हाइट कितनी है 12 किलोमीटर। तुम जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही इसको याद रखेंगे कि 12 किलोमीटर हवा का जो दाब है वो भाई 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी इतने पास्कल होता है। 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। इसका मतलब आप समझे कि ये जो प्रेशर है ना 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल का प्रेशर है, मतलब लगभग एग्जैक्टली इतना ही प्रेशर है जितना कि 1 किलोग्राम की लोहे की कील आपके हाथ पर लगाती। तो अगर आपके सर पे इतनी ही हवा लग रही है, चलो मान लो आप आदी हो गए, तो एक जन्मजात बच्चा तो आदी नहीं होता है, फिर वो कैसे इस प्रेशर को सर्वाइव करता है, कैसे झेलता है। प्रकृति ने जो बनाया है ना भाई आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, ये मतलब एक नायाब अजूबा है, सच कह रहा हूँ मैं। इसमें इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं कि एक इंसान किसी मशीन में तो सोच भी नहीं सकता। तो ऊपर वाले ने को ये सब पता था कि होना ही है, ये पृथ्वी पे इंसानों को भेज रहा हूँ, तो उसने हमारी बॉडी का ना प्रेशर पहले से ही बढ़ा के दिया है। यानी हमारी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाई रहती है, एग्जैक्टली लगभग इतना ही। तो ऊपर से जो प्रेशर लगता है, अब अगर मान लो नीचे से कोई उसको रुकावट ना हो तब तो ये दब जाएगा, है ना, तब तो ये दब जाएगा। लेकिन नीचे से लगातार एक प्रेशर लगा हुआ रहता है। तो आइए आपको बात समझ में कि कैसे हम इस प्रेशर से, कैसे हम इस दाब से बचे हुए रहते हैं। तो साथ ही ये तो हो गई बात कि जो हवा का दाब है वो कितना होता है, और साथ ही आपको ये भी फील हुआ होगा कि इतना प्रेशर क्या नुकसान हमें पहुंचा सकता है। तो हमारे ऊपर जो हवा है इसी के दाब को हम वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो गैसों के दाब में हमें मुख्यतः वायुमंडलीय दाब ही पढ़ना है। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं एटीएम प्रेशर से। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित हवा का दाब, वायुमंडल में उपस्थित हवा का
दाब, प्रेशर ऑफ एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित हवा के दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये होता कितना है, तो देखो जो ये वायुमंडलीय दाब होता है इसको हम एक कह देते हैं कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार फटाफट थम्स अप करो कि मजा ही आ गया इस टॉपिक को पढ़ के। तो हाँ, 10 से प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बोला था, अभी जो है एक टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, तो 2-1 दिन और आपके प्रैक्टिस सेट डिले होंगे, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। मैं क्लास में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना, 1-2 दिन में ही। पहले मैं क्या करवाऊंगा कि सभी टीचर्स जो हैं उनसे बुलवा दूंगा। जैसे मान लो 10 की बजाय 13 से अगर प्रैक्टिस सेट होंगे तो 12 तारीख से मैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनसे एक बार बुलवा दूंगा कि इस समय पे प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ रहा है, उसको हम रिजॉल्व कर लें, फिर हम चलाएंगे, इसी वीक चला लेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, मैं टीचर से टाइमिंग अनाउंस करवा दूंगा और अपनी क्लास में भी बता दूंगा। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखो, ये हो गया, आपको फील हो गया कि भाई इतनी उपस्थित हवा जो है वो हमें इतना दाब लगाती है। अब सुनिए, वायुमंडलीय दाब का इस्तेमाल कहाँ है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखो किसी भी चीज पर लगेगा, अगर वो चीज खुली हुई है, समझो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लगेगा भाई, अगर आप खुली हवा में खड़े हैं, एक पार्क में खड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। बट अगर आप एक कमरे में आ जाएंगे तो कमरे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, हवा जो है वो तो इसकी छत पे दाब लगा रही है ना पूरी की पूरी, तो अब उसे किसने झेल लिया, अब उसे ऊपर की छत ने झेल लिया, वो प्रेशर आप तक आया ही नहीं। बट ज्यादातर चीजें जो खुले में हैं उन पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, आप देखेंगे अभी धीरे धीरे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने कहा कि यार मैं तो तुम्हारी जिंदगी में इतना अहम रोल प्ले करता हूं, तो मेरे लिए अलग करो ना थोड़ा सा कुछ। साइंटिस्टों ने पूछा क्या अलग करें, उसने कहा भैया जी काहे तुम मुझे यार ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में ही तोलते रहते हो, यार मेरे लिए भी एक अलग मात्रक बना दो ना। साइंटिस्टों ने कहा बिल्कुल बना देंगे। तो साइंटिस्टों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक स्पेशल यूनिट बनाई जिसको हम कहते हैं बार। तो आप लिखोगे, ऐसे ही लिख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक। और देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में तो हम काम चला रहे हैं, जबकि असल में इसे बार में ही मापा जाता है, ये बात याद रखना। ये तो सिर्फ तुलना करने वाली बात है, जैसे तुम दुकानदार से चीनी लेने जाओगे तो उसे मुख्यतः किस में मापोगे, किलोग्राम में, लेकिन लाने को तो तुम ग्राम में भी ला सकते हो, तो वो तो काम चलाने वाली बात है, ग्राम में ले आओ, मिलीग्राम में ले आओ, कह दो, लेकिन मुख्यतः मात्रक क्या है, किलोग्राम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक बनाया गया, वायुमंडलीय दाब का एक स्पेशल मात्रक बनाया गया, वायुमंडलीय दाब का एक स्पेशल मात्रक बनाया गया जिसका नाम दिया गया न्यूटन पर मीटर सॉरी बार, जिसका नाम दिया गया बार। लेकिन लोगों को फील किस में आता है भाई, लोगों को तो फील न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। भाई लोगों को तो ये पता है कि 1 किलोग्राम की कील जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को दबाएगी तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगेगा, उनको फीलिंग नहीं आती है बार में। तो उन्होंने कहा कि यार हमें इतना तो बता दो कि ये कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि 1 बार का मतलब होगा, 1 बार का मतलब है 10 की पावर
5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब अगर फिर से मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मॉडिफाई करूं, एक वायुमंडलीय दाब को मॉडिफाई करूं, जिसको मैं बार बार ये लिख रहा हूं कि 1.01 गुणा 10 की पावर 5, या तो मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह रहा हूं, या 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल कह रहा हूं। बहुत सारे साथी ये मान लेते हैं कि न्यूटन पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 5 पास्कल। ये गलती ना करना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों बराबर होते हैं। इसके लिए अगर आप पास्कल लगाना चाहते हो इसके हटा के, तो आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 10 की पावर 5 पास्कल भी है। भाई इसकी जगह डायरेक्टली यही तो लगा रहे हैं हम हटा के, तो मैं 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 5 पास्कल की जगह डायरेक्टली बार लिख देता हूं, और या तो इतना हटा लो या इतना हटा लो, ये बन जाएगा 1.01 बार। अब आपको फील आया होगा, अच्छा हमारे ऊपर हवा उतना ही दाब लगा रही है जितना 1 किलोग्राम की कील, और उसी को आप बार कह लो, चाहे 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप करिए, हाँ जी मुझे क्लियर है। तो ये हो गई पूरी जानकारी किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, वायुमंडलीय दाब के बारे में, और वायुमंडलीय दाब के एक विशेष मात्रक के बारे में जिसका नाम है बार। हम गलती क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी किताबों में देखा कि जब इसकी शुरुआत ही बस करते हैं प्रेशर की, तो उसी में वो लिख देते हैं वहीं शुरुआत में ही इसके मात्रक कौन होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है, सब वहीं लिख देंगे, बार भी होता है। अरे भाई बच्चे को ये तो बताओ कि कौन सा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तभी तो एक क्लैरिटी बने, तभी तो विज्ञान के प्रति उसका रुझान बढ़े, कि उसको समझ में आए कि भाई इस चीज़ के लिए ये लगाना है। नहीं तो फिर वो यही सोचेगा ये तो फालतू की चीज़ें इतनी सारी लिख रखी हैं। चलो करिए एक बार थम्स अप, हाँ जी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे चलूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर, यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया, आगे चल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये मान लो कि एक टॉपिक कवर हो गया और उससे कैसे गहराई से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे गहराई से एनसीईआरटी आपको कुरेद सकता है। देखिए एक एक वर्ड को समझिए, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जिन्हें एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखिए स्थिर तरल फ्लूइड एट रेस्ट में क्षैतिज बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। भाई तरल रुका हुआ है, आप ये मानिए, तो या तो आप ये कहो कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। भाई कोई वस्तु कब रुक सकती है? कोई भी वस्तु तब रुक सकती है जब उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लो ये मेरा फ़ोन रुका हुआ है, तो क्या मैं ये कहूँ कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ? नहीं, मुझे ये कहना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स 0 है। फोर्स तो इस पर लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं आप खुद देखो, इसका वजन नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ ने एक नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही ऊपर की तरफ दे दी है। तो जितना वजन नीचे है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया मिल गई, वो दोनों बराबर हैं, विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को काट देंगे तो नेट फोर्स 0 है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा, हम कहेंगे नेट फोर्स नहीं लग रहा। अब तुम कहोगे इसे जमीन पर रख दूं, वही हाल है भाई। फिर अगर मान लो नीचे से नीचे इसका वेट तो नीचे काम करेगा ही, जमीन पे भी रखोगे तो। अगर नीचे से जमीन इसे ऊपर पुश ना करे तब तो ये जमीन में गड़ जाना चाहिए अपने वेट की वजह से। तो हमेशा किसी भी बॉडी पर अगर वो स्टेशनरी कंडीशन में है तो नेट फोर्स 0 है। अब मान लीजिए पानी कहीं रुका हुआ है, मान लो किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, वो रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर नेट फोर्स 0 है। अब फोर्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं? भाई लिक्विड में फोर्स या तो ऐसे लग सकता है, भाई ये परपेंडिकुलर होगा, या सरफेस के ऐसे और ऐसे लग सकते हैं, या ऐसे लग सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लग सकते हैं।
तो हॉरिजॉन्टली तो आप देखते हो कोई भी उसमें फ्लो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कि तरल अपने अपने आप ही, तालाब का पानी अपने आप ही बह बगैर पीछे से धक्का लगे, प्रेशर लगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे होते हैं साथी, हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे हर एक पॉइंट को जेहन में बिठाते हुए चलिए, ऐसे ही सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा जो वर्टिकल फोर्स भी होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर बल भी होते हैं, जो वर्टिकल फोर्स भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अब उनमें कैसे बैलेंस होता है देखिए। तो हॉरिजॉन्टल का क्लियर हो गया आपका यहां तक कि स्थिर तरल में, और ये कब के लिए है, ये रेस्ट फ्लूइड के लिए है। भाई गतिमान फ्लूइड के लिए तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि गतिमान का मतलब तो उस पर लग ही कोई फोर्स रहा है। तो ये स्टेशनरी फ्लूइड के लिए है कि भाई क्षैतिज बल दो है वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं, और ऊर्ध्वाधर बल द्रव तत्व के भार को संतुलित करते हैं। अब भार जो है, उसका वेट जो है वो तो नीचे काम कर रहा है। भाई मान लो थोड़ा सा भी पानी आप ले लो, तो पानी तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, पानी का भी तो अपना एक वजन है, बट नीचे का पानी उसे ऊपर को पुश दे देता है। तो उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, अपवर्ड फोर्स। नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, उसके भार को संतुलित कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो ये एक बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। सवाल आएगा कि बताइए एक स्टेशनरी फ्लूइड में उसके फ्लूइड एलिमेंट के, यानी तरल का जो एक छोटा सा हिस्सा ले लो, उसके भार को कौन संतुलित करता है? तो भाई उसके भार को संतुलित करता है ऊपर की तरफ लगने वाला बल, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स उसके वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, चलो अब देखो एक बहुत बढ़िया बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है मान के चलिए कि हमारे पास एक बर्तन में इतना पानी भरा हुआ है और ये बर्तन ऊपर से बंद है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट ना मान लें। अगर बंद है, मान लो यहाँ पे एक तस्तरी ढकी हुई है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसकी तस्तरी पे लगेगा, अंदर लगेगा ही नहीं। अब मान लो इसमें इतना जो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि यहां से लेकर और यहां तक के बीच का प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो मैं क्या मानूंगा कि देखो शुरू से लेके यहां तक जो प्रेशर है उसको मान लेते हैं P2, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, और यहां से लेकर यहां तक हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो है P1। अब मैं इस हाइट को H मानूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई देखो जो यहां प्रेशर है वो किसके अंतर के बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। भाई इतने में से इतना घटाओगे तभी तो ये बचेगा, यानी यहां से यहां तक का हिस्सा कितना बचेगा, P2 माइनस P1, और उसमें केवल कितनी हाइट आएगी, इनका डिफरेंस आएगा। तो P2 माइनस P1 बराबर रो जी H। इसमें H याद रखना कि ये ना तो शुरू से लेके यहां तक की हाइट है, ना ये यहां तक की हाइट है, ये वाली हाइट है जो इनका डिफरेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? एक बार फटाफट थम्स अप करो। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए? भाई देखो कृष्णा भाई, मॉक टेस्ट का कोई मिनिमम नहीं होता। अब आप कहोगे यार ऐसे तो अनंत मॉक टेस्ट लगाएं क्या? नहीं, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए आपको कि जो भी आपका चैप्टर है उससे आप सभी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाएं। उसमें कितने टॉपिक हैं, जितने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए हैं वो सारे लगाइए। उसमें जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, एक चैप्टर का कई बार जैसे टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज में तो मैं देखता हूँ शायद उसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट इस तरह से भी देता है, तो वो भी मॉक टेस्ट लगाइए। मतलब जितने, अब आप अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं तो जितने मॉक टेस्ट उसमें हैं, आपने एक टेस्ट सीरीज पर्टिकुलर परचेज की होगी WTPO के लिए, जितने उसमें टेस्ट हैं वो सारे के सारे घोट के पी जाओ, बिल्कुल आपको मजा ही आ जाएगा। चलो ये मुझे बात समझ में आ गई है। तो प्रेशर के डिफरेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो प्रेशर का डिफरेंस डिपेंड करता है ऊंचाई के अंतर पे। ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई का अंतर है, तरल का घनत्व है और जी है। चलो ये बात भी आसान है। अब देखो अगली बात, अगर एक खुली मुक्त सतह है, जैसे मान लीजिए ये एक सतह है, अगर आप मुझसे पूछें कि भैया जी इसमें जो है वो H ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें यहां तक ये H ऊंचाई तक पानी भरा है, और इसके सबसे नीचे मुझे प्रेशर बताइए, यहां सबसे नीचे प्रेशर बताओ। तो अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि P बराबर रो जी H, लेकिन अब मैं ये भी जानता हूं कि देखो ये तली इतने पानी की वजह से तो प्रेशर झेल ही रही है, ऊपर से भाई इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग ही रहा है। और अगर ये खुली सतह है, इस पर कोई बर्तन ढक्कन नहीं ढका हुआ है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अब आप ऐड करोगे। अब कहाँ पता लगेगा
कि ऐड करना है नहीं करना है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में साफ दिख जाएगा। आपको वो बोलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करके क्या प्रेशर आएगा, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है कि यार कहाँ पता लगेगा ऐड करना है नहीं करना है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल ओपनली देगा, आप निश्चिंत ही रहो। तो याद रखना कि अगर खुला सरफेस है तो उस पर न केवल फ्लूइड प्रेशर लगेगा, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस पर काम करेगा। ठीक है, अब देखो एक टर्म आती है जिसका नाम है गेज प्रेशर। वैसे तो हिंदी में बस इसको कन्वर्ट ही किया है अनुमान दाब, पेपर में वो गेज दाब ही देता है कि गेज दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखो एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर क्या होता है भाई, देखो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये हो गया टोटल प्रेशर, ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हो गया इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर। बट अगर आप मुझसे ये पूछो, या इसको ना हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं, एक सेकंड रुको, ये तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं इसको लिख देता हूं एटीएम, एटीएम, और ये जो है ना इसको पी ए से दिखाते हैं। पी ए का मतलब है एब्सोल्यूट प्रेशर, या मैंने बार बार ऐसे लिख लिया है तो चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, एक सेकंड रुको, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, और ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वास्तविक दाब कितना है, सारी चीजों को मिलाकर दाब कितना है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब वास्तविक दाब। और ये प्रेशर किसकी वजह से है, ये प्रेशर केवल लिक्विड की वजह से है, तो आप कहोगे ये है द्रव का दाब, द्रव का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अगर कोई मुझसे ये कहे कि खुले बर्तन में मुझे तो केवल द्रव की वजह से दाब बता भाई, कितना दाब लगेगा, द्रव की वजह से दाब बता, तो द्रव की वजह से दाब तो ये है रो जी एच, तो ये अगर मैं निकालने लगूं तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल प्रेशर है उसमें से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दूंगा। तो ये केवल जो द्रव की वजह से दाब है, केवल जो लिक्विड की वजह से दाब है, उसको वो बोलता है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। तो इनके नाम याद रखना, कौन कौन क्या होता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा परेशान मत होना, वेरी सिंपल है। देखो क्या है कि मान लो इस बर्तन में ये पानी भरा है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो इस लिक्विड की वजह से, केवल लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है जिसको हम रो जी एच कहते हैं, वो इसको कहता है गेज प्रेशर, और ये वाला जो प्रेशर लग रहा है इसको कहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर जिसको वो पी कहता है, ये हो जाएगा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गेज प्रेशर क्या है रो जी एच, तो रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बन जाता है, गेज प्रेशर बन जाता है, ओ सॉरी टोटल प्रेशर बन जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ गेज प्रेशर जो है वो किस किस का डिफरेंस है, तो आप कहोगे गेज प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है। इस तरीके से भी वो आपसे बात कर सकता है, ये पूछ सकता है। क्या क्या बात पूछ रहे हो यार रितेश भाई, ये कौन सी बात कर रहे हो तुम, ये पूछ सकता है, अगर ये नहीं पूछ सकता तो मैं यहाँ संडे को अतिरिक्त क्लास क्यों लेता बताओ। यहाँ रविवार में मैं अपनी छुट्टी को खराब करके, खराब क्या मतलब यूटिलाइज करके, सॉरी उसके लिए यूटिलाइज करके अपनी छुट्टी को, भाई मुझे भी अपने घर जा सकता था, मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ कि तुम्हें ये सब खामखा की चीज़ें पढ़ाऊँ। क्या सवाल पूछा यार तुमने। जल्दी एक बार बताइए कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ तो आपको ऐसा लग ही रहा होगा कि यार आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, अब आपका सवाल है पूछने का तरीका बताइए। ईमानदारी से देखो भाई, क्या मैं आपको हर पॉइंट पर ये नहीं बता के चल रहा हूँ कि ऐसे पूछेगा ऐसे पूछेगा, ये मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने ये लाइन ही तब लिखी जब मैंने कहा था कि हो सकता है वो आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइए गेज प्रेशर किस किस का अंतर होता है।
तो मैंने कहा था कि गेज प्रेशर जो है वो कुल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंतर होता है। मैं तो हर एक लाइन में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। मैंने पीछे बताया था, जब मुझे अभी भी याद है एग्जैक्टली अपने वर्ड्स, कि फ्लूइड एलिमेंट के वेट को कौन सपोर्ट करता है, तो वर्टिकल फोर्स सपोर्ट करता है। ये ऑप्शन में दिया होगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्रायंगुलर फोर्स, तो आप वर्टिकल फोर्स लगा दोगे। तो मैं तो हर एक पॉइंट पर आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। आपको पूछना ही ये था कि ये पूछेगा या नहीं, फिर तो आपने दूसरी बात घुमाई है रितेश भाई, है ना, कि पूछने का तरीका बताइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर यार भाई हर चीज़ ना आपके लिए एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से बैठ बैठ के बना रहा हूँ कि क्या पूछा जा सकता है। तो जो भी एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, आप ये मान लो कि वो पूछा पूछा जाएगा। अच्छा आगे देखिए कि क्षेत्र और आकार से स्वतंत्रता। किसी निश्चित गहराई पर द्रव का दाब पात्र के आकार या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज हम समझ चुके हैं कि अगर एक डेफिनेट गहराई है, अगर एक डेफिनेट डेप्थ है, तो हम केवल डेप्थ देखते हैं, केवल गहराई देखते हैं, हम उस पर क्षेत्रफल या आकार नहीं देखते हैं बर्तन का, और वो बर्तन के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर भी नहीं करता। ये बात हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। आगे, एक ही क्षैतिज स्तर पर तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब आप कहोगे ये पॉइंट अब तीसरी बार आया है। भैया ये बार बार दिया हुआ है, एनसीईआरटी के आप टॉपिक देखोगे तो उनमें बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा है, तो हमने भी इसको फैक्ट बना के लिख दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी मिलेंगी जो 2-3 बार रिपीटेड होंगी, ताकि वो याद हो जाए। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मैंने वहीं पे क्लियर करा दिया था कि विभिन्न आकार के पात्र नीचे से जुड़े हों और उनमें द्रव भरा जाए तो सभी पात्रों में तरल का स्तर समान रहता है, क्योंकि इनकी समान गहराई पर समान दाब होता है। आगे देखो, तरल स्तंभ की ऊंचाई दाब को निर्धारित करती है, ना कि द्रव की मात्रा या पात्र का आकार। तो ये एक की पॉइंट बना दिया है मैंने यहां से कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि तरल का जो दाब है वो केवल गहराई पर डिपेंड करता है, एरिया या उसके आकार या उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, आगे चलो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए बैरोमीटर से और मैनोमीटर से। अब बैरोमीटर और मैनोमीटर क्या होते हैं? देखिए बैरोमीटर और मैनोमीटर हैं दाब को मापने के उपकरण, लेकिन हमें यह नहीं जानना कि बैरोमीटर काम कैसे करता है, मैनोमीटर काम कैसे करता है। वो सब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में होंगे, सॉरी थर्ड ईयर में, तो वहां पर एक सब्जेक्ट आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें आप केवल इस चैप्टर को पूरी किताब पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब थी, और उसमें आपको बताया जाता है कि हर एक उपकरण कैसे दाब मापता है। बट हमारे स्तर पे वो नहीं है, हमारे स्तर पे सिर्फ हम जितना पढ़ रहे हैं वो है। बस आप ये याद रखें कि बैरोमीटर और मैनोमीटर क्या होते हैं। देखिए पहले चलते हैं, समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 76 सेंटीमीटर होती है, जो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर है, जो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। सुनिए, हमने एक सिंपल कांच की ट्यूब ली, एक सिंपल कांच की ट्यूब, और उसमें एक एलिमेंट भर दिया पारा, मरकरी, जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो हमें इसमें देखना था कि कब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाएगा। मतलब देखो पारा मैं भरता चला जाऊंगा ऊपर से, या मान लो चलो ऐसे बनाऊं इसको, आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चीज ले लेते हैं कि मान लो ये एक कांच की ट्यूब है और मैंने इसमें ऊपर से पारा भरना शुरू किया, और मैं पारा तब तक भरता जाऊंगा जब तक कि ये 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इस तली पर ना लगा दे। तो मैं पारा भरता गया, और मैंने मान लो यहाँ एक प्रेशर नापने की डिवाइस लगा दी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ऊपर तक, जब मैं पारा भर रहा हूँ, ऊपर से पारा गिर रहा है, तो 76 सेंटीमीटर की हाइट पर, 76 सेंटीमीटर की हाइट पर ये प्रेशर, जैसे मैंने 76 सेंटीमीटर पारा भरा, तो ये 1.01 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के बराबर हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 76 सेंटीमीटर जो पारे की ऊंचाई है, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का दाब, ये किसके बराबर है? ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक, अब मतलब समझो ना कि मान लो मुझे कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना है, या मुझे किसी प्रेशर की तुलना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से करनी है, तो मैं उस जगह का प्रेशर नाप लूंगा, और मैं उसको कैसे कंपेयर करूंगा फिर भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल वहां इस इक्विपमेंट को लेकर जाऊंगा, इसको बैरोमीटर कहते हैं हम, और अगर इसमें मान लो 76 सेंटीमीटर पारा उठ गया, इसका मतलब वहां एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
अगर 76 दूनी 152 सेंटीमीटर पारा उठा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 2 गुना प्रेशर है। अगर 76 सेंटीमीटर का आधा गिरा पारा 38 सेंटीमीटर, 38 ही होगा ना, तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आधा है। तो ऐसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करते हैं बाकी प्रेशर्स को, ताकि हमें एक फील आ जाए कि अच्छा इस जगह पर दाब इतना है। अब इस उपकरण को क्या बोलते हैं हम? बैरोमीटर बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, अब यहाँ से देखो कितने फैक्ट बन गए। वो बोलेगा कि बताओ 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। या ऐसे भी तो कह सकता है वो 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का जो दाब है, प्रेशर है, ये कितना होता है? तो वैल्यू अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो भाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो। या और थोड़ा सा अगर वो चाहे कि मैं बच्चे को घुमा दूं तो ऐसे भी घुमा सकता है। भाई इतने की जगह क्या लिख सकता है? वो बार भी लिख सकता है, तो 1.01 बार लिख सकता है ना? तो कितने सारे तरीके से सवाल बचेगा। अच्छा चलो रितेश बाबू फिर पूछते हैं कि भैया एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? रितेश कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे तुम्हारे साथ मित्र। वैसे तो तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आज पता नहीं कुछ तो गड़बड़ झाला है। देखो एटीएम एटीएम यहाँ से शुरू हुआ, और मैंने बहुत बार आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ही एटीएम प्रेशर होता है। मैंने यहाँ लिखा था, है ना? लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ तो समस्या चल रही है, कि ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अच्छा अगला देखो, तो मैं कहता हूं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो दाब है, अब तुम कहोगे ये निकाला कहां से कि 76 सेंटीमीटर इतना होता है? अरे सिंपल भाई, प्रेशर बराबर रो जी एच, डेंसिटी रख दो पारे की। पारे की डेंसिटी 13,600। मान लो हम पोल्स पे खड़े हो गए, इस काम को कर रहे हैं, और हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2। तो इस कैलकुलेशन से ये आ जाएगा। लेकिन हमें ये कैलकुलेशंस याद नहीं रखनी है, हमें इन फैक्ट को डायरेक्टली याद रखना है कि 76 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1.01 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीधे फैक्ट याद रखो। और है क्या ये 76 सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर है कि भाई पारा आपने बैरोमीटर में भर दिया, और वही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दाब के बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो इसी फॉर्मूले से हमने निकाला, रो जी एच से निकाला। ठीक है, अगला, दाब को प्राय पारे की सेंटीमीटर या मिलीमीटर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। क्यों व्यक्त किया जाता है? अब सुनो, आपका सवाल ये होना चाहिए कि वह है मरकरी, पारा ही क्यों? अब मजा आएगा आपको, बहुत गहराई में लेके चल रहा हूं मैं आपको। देखो ये आप समझ गए होंगे कि यार प्रेशर जो है ना, किसी भी चीज की हाइट पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी चीज की ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। और मुझे लिक्विड इसलिए लेना है, मैनोमीटर में मुझे लिक्विड इसलिए भरना है क्योंकि प्रेशर कहीं कम ज्यादा हो तो लिक्विड ऊपर नीचे तो फ्लो हो सकता है। पता चला मैंने लोहे की रॉड भर दी, अब लोहे की रॉड थोड़ा ना ऊपर नीचे होगी यार, तो भरना लिक्विड ही है। अब लिक्विड्स में मेरे पास कोई ऐसा लिक्विड बताओ जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो। अब डेंसिटी ज़्यादा क्यों? सुनो, देखो मान के चलिए कि मैं ये देखता हूं, मान लो कि अगर मैं किसी जगह पर इस मैनोमीटर को ले गया और इसमें पारा नहीं, पानी भरा हुआ था, वाटर भरा हुआ था, ठीक है, और मान लो कि उस जगह का जो प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल चलो 10 की पावर 5 न्यूटन, 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है पानी। तो पानी को कितना ऊपर उठना पड़ेगा? अच्छा पहले पारे का देख लें। तो आप कहोगे अगर वहां का प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब भी है, और एक वायुमंडलीय दाब तो आपके आसपास ही है, आपके आसपास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है जो वायु है। तो अगर आप खुली हवा में इस मरकरी मैनोमीटर को लेकर जाएंगे जिसका प्रेशर 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसमें पारा जो है वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ेगा। और 76 सेंटीमीटर कोई ज़्यादा नहीं होती भाई। 76 सेंटीमीटर का मतलब मान लो कि 15 सेंटीमीटर आपका स्केल होता है। अब 15 चौके 60, लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। चलो इतना बड़ा तो कैरी कर ही सकते हो ना मैनोमीटर को, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी ट्यूब हो जाएगी। लेकिन इसी प्रेशर को अगर मैं पानी से मापने लगूं तो कितनी हाइट चाहिए होगी? भाई प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच, और कितना प्रेशर नापना है मुझे? 1.01 गुणा 10 की पावर 5। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, 10 की पावर 3, चलो जी की वैल्यू फिलहाल 10 मान लो, इनटू एच। अब 10 की पावर 3 4 ये कट जाएंगी, हाँ, 1.01 गुणा 10 ये हो गया एच, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10.1 एच। अब एच आ गया 10.1 मीटर। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो भाई 10.1 इंटू 100 से गुणा करोगे, और साथ ही ये आ जाएगा 1010 सेंटीमीटर। यानी कि आपको अगर इतने ही प्रेशर को पानी से मापना है तो आपको 1010 सेंटीमीटर की
ट्यूब लेनी पड़ेगी 1010 सेंटीमीटर का, मतलब आप समझ रहे हो 10 मीटर बहुत होता है भाई साहब। भाई 10 मीटर का मतलब कपड़े के मामले में सोचो, 1 मीटर कपड़ा लगभग इतना हो जाता है, तो 10 मीटर इतनी बड़ी ट्यूब को कहाँ लेकर जाते फिरोगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हम पारे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पारा बहुत भारी है और पारे की छोटी सी हाइट ज्यादा प्रेशर को माप सकती है। समझे, लिक्विड्स में सबसे भारी पारा ही है, इसलिए हम पारे का इस्तेमाल इस प्रेशर को मापने में करते हैं। तो जरा बताओ कि हाँ मुझे बात समझ में आ गई है कि, और पारा तो इतना मजेदार चीज है कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ही काम चल जाता है, मीटर तक जाने की तो जरूरत भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी हाइटों में ही काम चल जाता है। ठीक है, छोटी छोटी सी हाइट्स में ही बात बन जाती है। हाँ, ट्यूब को कंधे पर लाद के 4-5 आदमी चलेंगे तब जाके तो वो उस प्रेशर को माप पाएंगे। पता है, ये चीजें तब समझा पाता हूं मैं जब हम गहराई में हूं। अब तुम सोचो कांस्टेबल स्तर पे अगर हम पढ़ें, इन चीजों का क्या लॉजिक है, क्या मैं समझाऊं, कैसे कोई समझ लेगा, जब तक हमें हर एक चीज की बारीकी से जानकारी ना हो। तो यहां आनंद आता है फिजिक्स पढ़ने में, यही तो मजा है। आगे देखो, 1 mm, अब देखो एक यूनिट है टॉर। देखो एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझना, अगर पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है तो इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर पारे की ऊंचाई 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर है। ये 76 सेंटीमीटर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और 0.1 सेंटीमीटर का हो या 1 मिलीमीटर का हो, इसको हम कह देते हैं 1 टॉर। तो ऐसा नहीं है कि 76 सेंटीमीटर खामखा 76 ले लिया, भाई वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और 1 mm, अब यूनिट चीजें भी हमारे लिए हमेशा जरूरी होती हैं जाननी। तो 1 mm का अर्थ क्या है, तो मित्र 1 mm का अर्थ होता है टॉर। मतलब सोचो ना, देखो एक एक की वैल्यू पता है मुझे, तो कितनों की भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो जिस चीज की एक इंपॉर्टेंस बन जाती है उसकी हम एक अलग यूनिट बना देते हैं। तो 1 mm प्रेशर की यूनिट हमारे लिए खास है, इसी से हम बाकी की कंपैरिजन करते हैं, और इसी को हमने क्या कह दिया, टॉर कह दिया। तो 1 mm पारे के प्रेशर को हम क्या कहते हैं, 1 टॉर कहते हैं। और ये कितने पास्कल के बराबर होता है, तो 1 टॉर जो है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पर 1 mm पारा भरा हुआ है, ये 1 mm, और आप इस प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये क्या है, पारा है, मरकरी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, रो जी एच, रो कितना है 13,600, जी की वैल्यू मान लो 10, और ये है 1 mm है ना, तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका 133 पास्कल। तो आप डायरेक्टली याद रखोगे कि 1 mm जो प्रेशर होता है वो 133 पास्कल होता है। इस कहानी को नहीं याद रखोगे, चाहो तो कर भी लो, कहीं भूलो तो निकाल तो भी लोगे। पारा क्या है सतीश बाबू, आप पीछे की क्लासों से अपडेट नहीं है, फिर बीच की क्लास लेने का क्या लॉजिक है। मैंने ना पारे के बारे में अच्छे से बताया है, अब यही दिक्कत होती है जब हम बीच से क्लास लेते हैं। चलिए, तो ये बात बड़े अच्छे से मुझे समझ में आ गई है। अब सवाल आता है कि mm ऑफ Hg और टॉर का उपयोग कहाँ करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, कहाँ करते हैं। कभी तुम डॉक्टर के पास गए हो तो उन्होंने तुम्हारा ब्लड प्रेशर मापा हो, मापा है कभी, खून का दाब। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई हैं, बट एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको यहाँ कस दो, फुस 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 ऐसे कर देते, तो आप देखोगे ना उसमें ना प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है। और डॉक्टर साहब को बस इतना पता है कि इतनी हाइट पे चढ़ने पे इनका प्रेशर शरीर का इतना होना चाहिए, बस उनको नहीं पता कि क्या होता है, कितना यूनिट प्रेशर होना चाहिए ना, बस उनको तो इतना पता है कि भाई इतना प्रेशर चढ़ गया तो इस आदमी का प्रेशर ठीक है, उससे ऊपर चढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर है, और उससे नीचे रहा तो लो ब्लड प्रेशर है। वेरी सिंपल सी बात है। तो कितना आसान है ना, बहुत आसान सी चीजें हैं। मौसम विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है, सामान्य इकाइयां बार और मिली बार हैं। सवाल दे देगा कि बताओ बार और मिली बार का उपयोग कहाँ किया जाता है, मौसम विज्ञान में किया जाता है, खिड़की बनाने में किया जाता है, जूते ठोकने में किया जाता है, सीपीयू बनाने में किया जाता है, बताओ। तो सिंपल सी बात है,
कि भाई क्या बोलते हैं इसको, मौसम बार और मिलीबार का उपयोग मौसम विज्ञान में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, या दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन ऐसा होगा ए एंड बी बोथ करेक्ट। इंग्लिश में पारे को मरकरी कहते हैं भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये भी मैंने लिख दिया। अब देखो, एक तो हो गया, अभी तक हमारी बात हो गई बैरोमीटर की। दो उपकरण होते हैं, अब वैसे तो बहुत सारे उपकरण है प्रेशर मापने के, बट हमारे सिलेबस में अभी बैरोमीटर है, और दूसरा उपकरण है हमारे प्रेशर, हमारे चैप्टर में सॉरी सिलेबस में, मैनोमीटर। अब देखो मैनोमीटर क्या कहानी है, वेरी सिंपल उपकरण है यार। देखो मैनोमीटर क्या है कि एक यू शेप में कांच की ट्यूब है, ये कांच की एक नली है जो कि यू के आकार में है, इसलिए इसको बोला जाता है यू ट्यूब मैनोमीटर। और इसके दोनों सिरे ओपन होते हैं तो ओपन यू ट्यूब मैनोमीटर बोल देते हैं इसे। अब ये क्या दाब, ये क्या मापेगा, मान के चलो आपको दो जगह का प्रेशर मापना है। मान लो एक पाइप में पानी जा रहा है ऐसे ऐसे करके, और आपको उसका प्रेशर मापना है। यहाँ दो होल्स हैं ऐसे इस पाइप में, और हमें उसका प्रेशर मापना है कि भाई दोनों जगह पे क्या बराबर प्रेशर है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो अगर यहाँ से पानी आया और बीच में कहीं लीकेज होकर पानी निकल रहा है तो यहाँ प्रेशर घट जाएगा। तो अगर यहाँ प्रेशर कम आता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक कोई लीकेज है। तो लीकेज का पता करने के लिए हम, जहाँ हमें डाउट होता है उन दो जगह पर हम मैनोमीटर लगा देते हैं और बीच की लीकेज का पता लग जाएगा। और भी बहुत सारे उपकरण हैं, वो इंजीनियरिंग लेवल की चीज़ है। अभी ये क्या मापता है, ये एग्जैक्ट प्रेशर नहीं मापता, ये मापता है प्रेशर का डिफरेंस, दाब का अंतर। क्यों, देखो यहाँ है पारा, इसमें भरा होता है ऐसे करके मरकरी, ठीक है। अब देखो जैसे ही पानी आएगा ऊपर से, यहां से पानी आना शुरू होगा तो पानी यहाँ इसे किसी प्रेशर से दबाएगा, ठीक है, और यहाँ का पानी भी इसे किसी प्रेशर से दबा रहा है। अगर दोनों जगह से सेम प्रेशर से दबाया जाएगा तो इसका लेवल हर जगह सेम ही रहेगा, है ना। यानी कि यहाँ से भी जितना पारा, मान लो पारा इतना दब गया और यहाँ तक आ गया, तो भाई जितना इसने दबाया उतना ही इसे दबाना चाहिए, अगर प्रेशर यहाँ बराबर है, दोनों जगह बराबर है। बट अगर मान लो यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, इसने ज़्यादा दबा दिया, और यहाँ कम प्रेशर है तो ये कम दबा पाएगा। अब कम दबा पाएगा तो होगा क्या, एक सेकेंड रुकना, कम दबा पाएगा तो होगा ये, अरे भाई सब गड़बड़ झाला हो जाएगा, चलो वो हेडिंग हट जाएगी, कोई नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा। तो कम दबा पाएगा तो होगा क्या कि यहाँ का जो प्रेशर है भाई, इसको कम दबाव लगेगा इसकी तुलना में, तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, तो एक प्रेशर का ना डिफरेंस आ जाएगा। देखो यहाँ और यहाँ प्रेशर का एक अंतर आ जाएगा, मतलब पानी के बीच में कहीं लीकेज है, इस वजह से प्रेशर का ये एक डिफरेंस आया है। अब मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। ये कभी एग्जैक्ट प्रेशर नहीं मापता है, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कह रहे थे, वास्तविक दाब कह रहे थे, ये उसको नहीं मापेगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सॉरी प्रेशर के डिफरेंस को मापता है। आगे देखो, अब यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है उसमें हम लो डेंसिटी वाला लिक्विड भरेंगे, जैसे कोई ऑयल, वो किसके लिए, छोटे प्रेशर के लिए, और हाई डेंसिटी वाला लिक्विड जैसे कि पारा, वो बड़े प्रेशर के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर है कहीं, मान लो एक पाइप में बहुत तेज़ी से पानी जा रहा है, तो मैं वहाँ ज़्यादा प्रेशर है, अब ज़्यादा प्रेशर के लिए मैं क्या भरूंगा, पारा, मरकरी। और कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर है तो उसके लिए मैं वाटर से काम चला लूँगा, सॉरी ऑयल से काम चला लूँगा। वाटर तो इसलिए नहीं क्योंकि वाटर वाटर में मिक्स हो जाएगा, भाई पानी का ही प्रेशर माप रहे हो पाइप में और पानी ही तुमने भर दिया, वो तो मिक्स हो जाएगा। ऐसा लेना है जो मिक्स ना हो, मिक्स होने वाले लिक्विड एक दूसरे पे प्रेशर नहीं लगाएंगे, वो तो मिक्स हो जाएंगे। जो ना मिक्स होने वाले लिक्विड हैं वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो अब तुम कहोगे यार इसमें भी पारा ही क्यों ना भर लो, मरकरी क्यों ना भर लो, क्योंकि मरकरी महंगा एलिमेंट है, तो क्यों, जब मेरा काम सस्ते में चल रहा है तो क्यों मैं हाई भरूंगा। तो ये मेरी हिसाब से आपको बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। अगला है कि यूट्यूब का एक सिरा वायुमंडल से खुला होता है और दूसरा सिरा उस प्रणाली से जुड़ा होता है जिसका दाब मापा जाता है। देखिए ये कह रहा है, अगर आपको ऐसा है कि किसी प्रणाली का दाब भी मापना है, पीछे तो मैंने आपको बताया कि दोनों सिरे ओपन होते हैं जब आपको प्रेशर का अंतर मापना होता है, और अगर आप किसी प्रणाली के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि इस पाइप में जो पानी बह रहा है वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो क्या करोगे, ये जो यूट्यूब मैनोमीटर होगा उसके एक सिरे को तो आप इससे जोड़ दोगे और एक सिरे को जो है आप यहाँ से खुला हुआ रख दोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसमें से निकलने वाला पानी, ये खुला हुआ होता है यहाँ से, है ना, तो निकलने वाला पानी जितना इसके प्रेशर को, मरकरी को दबाएगा
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ दबा रहा होगा, तो कुल मिला के एक कंपैरिजन हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसमें हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन करना चाहते हैं, वायुमंडलीय दाब से कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो दूसरे सिरे को वायुमंडल में ओपन रख दो। मरकरी का लिक्विड किसका बना होता है? अभिषेक क्या पूछ रहे हो भैया तुम? भैया मेरी समझ में ना आ रहा, सेब मुझे बताओ, सेब किसका बना होता है बताओ। चलो और अच्छा, सेब का या लोहे का सॉलिड किसका बना होता है? जैसे तुम्हारा सवाल है मरकरी का लिक्विड किसका बना होता है, मरकरी का लिक्विड, मरकरी का लिक्विड किसका बना होता है? भाई ये बड़ा खतरनाक सवाल है यार। अब मरकरी की जगह ले लो लोहा, भाई पदार्थ ही तो लेना एक लोहा, इसकी फॉर्म है लिक्विड तो इसकी फॉर्म है सॉलिड, तो लोहे का सॉलिड किसका बना होता है तुम बताओ। ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे इसका उत्तर कर दो, मैं तुम्हें इसका उत्तर कर दूंगा, ठीक है बताओ। ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें। देखो बिंदु ए का दाब बिंदु बी में दाब के बराबर होता है। ये बिंदु ए बिंदु बी क्या है? देखो ये जो प्रेशर है ना, ये कह रहा है मैनोमीटर में। अगर प्रेशर सेम है तो इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। खैर ये तो सवाल नहीं पूछा जाएगा आगे। ऐसे यंत्रों से जो दाब मापा जाता है वह गेज प्रेशर होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से अंतर। ये कह रहा है ऐसे गेज, ऐसे यंत्रों का मतलब क्या है कि जो वायुमंडलीय दाब के अंतर के दाब को मापते हैं। हमने देखा कि जो गेज प्रेशर है वो क्या है, वो है टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। तो ऐसे प्रेशर को जो मापता है गेज प्रेशर, मतलब जो गेज दाब को मापता है वो होता है गेज प्रेशर। अब बताऊं गेज प्रेशर तुमने कहाँ देखा है? पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि जाने क्या तोप चीज़ है ये। कभी तुम अपनी बाइक में, बुग्गी में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में या अपनी कार में हवा डलवाने गए हों तो उसके पास एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट जैसा गोल गोल, उसी को वो उसमें टायर में ठोकता है, उसको उसमें फुस ऐसे कर जाती है, वही गेज प्रेशर होता है ना। तो गेज प्रेशर क्या होता है? जो गेज दाब को मापता है, जो कि वायुमंडलीय दाब से अंतर होता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। आगे देखो। अच्छा ये फिर से पॉइंट रिपीट हो गया कि क्षैतिज स्तर पर तरल में दाब समान होता है। तरल पदार्थों का घनत्व दाब और तापमान के साथ बहुत कम बदलता है, इसलिए उन्हें असंपीड्य माना जाता है। ठीक बात है। जो तरल पदार्थ है ना, जो फ्लूइड्स हैं, उनका जो प्रेशर है वो डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होता है। देखो ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि जो मरकरी है, मान लो मरकरी की इतनी ऊंचाई कुछ प्रेशर आपको बता रही है और तुम इसको दबाना शुरू कर दो तो मरकरी इनकम्प्रेसिबल है, वो दबेगा नहीं, वो अपने आप में प्रेशर फील करेगा। तो हम कहते हैं कि मेजरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, तो दबाने से इनके घनत्व पर या तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैसें तरल पदार्थ के विपरीत दाब और तापमान में परिवर्तन के साथ घनत्व में बड़ा बदलाव दिखाती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक कंप्रेसिबल है ना गैस, तो इनकी डेंसिटी में तो बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा ही दिखेगा अगर आप इन्हें दबाओगे। अतः तरल असंपीड्य और गैस संपीड्य मानी जाती हैं। ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है। तो भैया यहाँ तक की कहानी हो जाती है आपकी कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की। और फ्लूइड्स एट रेस्ट है, फ्लूइड गेज प्रेशर, प्रेशर क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है। हाँ, वो कहता है ना कि भैया बुग्गी हो या कोई भी, उस पर 35 पाउंड की हवा रखते हैं। अब पाउंड से भी क्या रिलेशन होता है? असल में हम प्रेशर को ना वजन में मापते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 1 किलोग्राम का प्रेशर है। इंजीनियरिंग में प्रेशर को बहुत कम ऐसे बोलता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, वो किलोग्राम की भाषा में बोलते हैं क्योंकि किलोग्राम में जल्दी समझ आता है। मैं किसी को कहूँ 1 किलो की कील इतना प्रेशर लगा रही है, टक्क से समझ में आएगा। मैं कहूँगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर, इतना प्रेशर लगा रहा है, वो उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अभी देखो एक नया टॉपिक है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नए टॉपिक के साथ हम कल ही आगे बढ़ें। क्यों कल आगे बढ़ें? क्योंकि आज ना बहुत सारी चीज़ ऐसी हुई हैं, जैसे 76 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर पारेगा वो किसके बराबर है, 1 mm किसके बराबर है, कहाँ यूट्यूब मैनोमीटर एटमॉस्फेयर में खुली रखी जाती है, कहाँ पाइप के साथ रखी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। और देखना कभी भी सवाल में गलती उससे नहीं होती है जहाँ फैक्ट क्लियर होता है, गलती वहाँ होती है जहाँ दो फैक्ट बहुत क्लोज होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं और हमें एक पता होता है, एक नहीं पता होता है ना।
तो मैं चाहता हूं कि पहले आप उनको अच्छे से करके आओ, क्योंकि इसके आगे वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी, उन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। आप कुछ भी पढ़ोगे वही टॉपिक चीज़ें, वही गहराई वाली चीज़ें बार बार आएंगी। तो मैं कोशिश तो थी कि अगला टॉपिक हम शुरू कर दें, बट अगला आपको तभी समझ में आएगा जब जितना आज हमने पढ़ा है वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम कल ही आगे शुरू करेंगे। अभी आप इतना ही रहने दीजिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा सिलेबस बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं। AWOTPO, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट चले तो हुए हैं भाई AWOTPO के, मेरा इस वीक में शुरू हो जाएगा। देखो हमने मैकेनिक्स पढ़ ली है। मैकेनिक्स का मतलब जिसमें आपका मोशन था, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सब हो गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, मोशन हो गया, प्रेशर हो गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया। अभी हमें जो पढ़ना है इसके बाद चलेगा हमारा बेसिकली साउंड और हीट एंड टेम्परेचर, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स हो जाएगी, फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरा, उसके अलावा हमारा मैग्नेटिज्म है, ओम्स लॉ है, और नंबर सिस्टम है, फाइबर ऑप्टिक्स है, मोड ऑफ द कम्युनिकेशन है। तो ये हमारा बचा हुआ है अभी। मतलब कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, छः हो गए और सात हो गए। टॉपिक कितने बचे हुए हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो लगभग 50% सिलेबस हमारा लगभग लगभग ओवर हो गया है इस चैप्टर के बाद में, जब हम इस मोशन चैप्टर को, प्रेशर चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे। सही है, चलो। आप इतना डेली रूटीन शेयर करो, इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो? अच्छा भाई देखो, डेली रूटीन ऐसा है मतलब पूरा एकदम स्ट्रेस्ड है। सुबह 6 बजे उठो, 7 से, आजकल तो 9 तक चल रही हैं, पहले 7 से 10 तक क्लास होती थी। फिर 9 से 10 अपने ऑफिस चले जाओ, ऑफिस में रहना है, 10 से 5 लगभग 6 भी बज जाते हैं कई बार। फिर थोड़ी ड्राइविंग है 1 घंटे की, 6 से 7। फिर 7 से 8 अपना क्लास व्लास का काम, खाना वाना हो गया थोड़ा बहुत। फिर 8 से 9, 9 से 10 क्लास, और 10 के बाद में फिर आपकी सुबह की क्लासेस की प्रिपरेशन। 10 से 11, 11 बजे सो जाओ, फिर से वही 6 बजे उठ जाओ। दैट इज़ द शेड्यूल। ज़्यादा ही क्लास लगेंगे ललित, इतने से तो ज़्यादा ही लगेंगे। अभी एग्जाम से बहुत पहले सिलेबस कवर हो जाएगा यार। देखो तुम ना एक चीज़ की बस मुझे एक चीज़ से रिलैक्स कर दो, नंबर ऑफ क्लासेस से रिलैक्स कर दो। ये मत सोचो कि इसमें ज़्यादा क्लास लग रही हैं, कम क्लास लग रही हैं। ये तुम देख ही रहे होगे कि मैं किस लेवल तक आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ, किस लेवल तक की चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरी अगर कोई क्लास ऑफ हो जा रही है तो संडे को भी क्लास ले रहा हूँ। मुझे शायद सिलेबस की आपसे ज़्यादा चिंता है, लेकिन मुझे ये चिंता नहीं है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। क्योंकि जल्दी से जल्दी का मतलब क्या हो सकता है? फिर सिलेबस ही कट करना पड़ेगा, फिर फैक्ट कट करने पड़ेंगे। मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, ना मैं जाऊँगा। तो आपकी तरफ से अगर ये एक रिलैक्स हो ना कि भाई बस एग्जाम से पहले करा देना। हाँ, ऐसा नहीं है कि अनंत क्लास में करवाऊंगा मैं इसे, लेकिन जितनी मैंने क्लास बताई है ना आपको, 75, 77, 80 क्लास लगभग, उतनी ज़्यादा क्लास नहीं है इस स्तर के लिए। वो बहुत ज़्यादा क्लास नहीं है। और आप उन क्लासेस में देखोगे ना तो कंटेंट बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरलोडेड कंटेंट मिलेगा। वो बड़ा नॉर्मल सा कंटेंट है, बड़ा सिंपल सा कंटेंट है। अगर आप पढ़ते पढ़ते चले जाओगे हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ पे हमारी नज़र जाए। तो एग्ज़ाम के प्रेशर में मत आओ। मतलब पेपर से तो बहुत पहले करवा देंगे, अब आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलो तो कल इसके आगे हम शुरू करेंगे। अब इन चीज़ों को भैया बस एक रिक्वेस्ट है, देखो केवल ये मत तूफान मचाओ कि बस पढ़ते जाना है और सिलेबस जल्दी खत्म कर लेना है और एक अपने आप में मन में संतुष्टि पाल लेनी है। सिलेबस 2-4 दिन बाद भी खत्म हो जाएगा, वो सच में कोई लॉस नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 77 क्लास मुझे चाहिए, मैं 80 में भी कराऊंगा, वो सच में लॉस नहीं है, आपके लिए बेनिफिट ही है। या मैं 75 में करा दूं, वो कोई लॉस नहीं है। लॉस ये है हर एक सब्जेक्ट में, ना केवल इसी में, कि हम जितना पढ़ रहे हैं, पहली चीज क्या मुझे वो याद है? दूसरी चीज, क्या उससे कोई भी सवाल बन रहा है तो मैं उसे कर दे रहा हूं, या सिर्फ जो डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं मैं उन्हें कर पा रहा हूं? अब डायरेक्ट सवाल तो थ्योरी से हो जाएंगे, इनडायरेक्ट वो प्रैक्टिस से ही हो पाते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से? प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, मेरा प्रैक्टिस सेट इस वीक शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तीसरी चीज, क्या मैं, प्रैक्टिस सेट तो होता है कि चलो टीचर्स के साथ कर रहे हो, टीचर बता रहे हैं, उनका सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप सॉल्व कर दे रहे हो। यार टीचर के बताने के बाद तो कितना ही तोप सवाल हो, मुझे सभी समझ में आ जाता है।
बात है, अब देखो कितनी गहरी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो पकड़ लोगे इस बात को। बात है फर्स्ट इंस्टेंस में आप सवाल को कर पाए या नहीं। जब आपके लिए वो सवाल बिल्कुल नया था और वो उसी टॉपिक से था जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो आप उसे कर पाए या नहीं, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक टॉपिक में से, पढ़ाई हुए में से 10 सवाल दूं और उनमें से आप लगभग 6 सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तैयारी के अच्छे स्तर पर नहीं हैं। 4 क्यों नहीं, 4 तो होते ही ऐसे हैं कि वो टीचर के समझाने के बाद ही समझ आएंगे, लेकिन 6 सवाल कम से कम 10 में से ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ने के बाद आप सरल कर सकें। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सीधे ही पूछे जाएंगे कि ये थ्योरी का फैक्ट है, ये सवाल हो गया, थ्योरी का फैक्ट है, सवाल हो गया। थोड़ा बहुत अगर घुमा फिरा कर भी है तो आपकी सोच उस लेवल पे डेवलप हो जानी चाहिए उस टॉपिक के प्रति। इसको वाकई में, ये चीज कहां से आती है, ये चीज आती है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट हमें देता है बहुत सारे क्वेश्चंस, और वो एबिलिटी की फर्स्ट इंस्टेंस में सवाल के बारे में कैसे सोचा जाए विद इन लिमिटेड टाइम। सवाल सॉल्व करने का चैलेंज केवल ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज ही है, चैलेंज ये है कि नॉलेज होने के बाद आप उस नॉलेज को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से रिलेट कर पाए, स्टिपुलेटेड टाइम में आप इसे सॉल्व कर पाए, एक निश्चित समय आपको मिलेगा। ये चैलेंज है, और ये चैलेंज कभी भी थ्योरी रटने से तो नहीं होगा। ये चैलेंज दूर होता है मॉक टेस्ट लगाने से, प्रैक्टिस सेट लगाने से। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनका आपको आइडिया ही जब मॉक टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तब मिलेगा। देखो मैं मॉक मॉक इतना चिल्लाता हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है, आपको सवाल बहुत सारे दिख जाने चाहिए, सवालों की वैरायटी बहुत सारी दिख जानी चाहिए। इसलिए टेक्स्ट बुक को उठा लो और उसमें टेस्ट सीरीज ले लो AWTPO वाली, और उसके सारे मॉक टेस्टों को घोट जाओ। और बट अगले दिन मेरे लिए सरदर्द मत बनना कि भैया मैंने तो लगाया था यार, आप ही के चैप्टर के 10 में से 4 ही सवाल केवल मैं सॉल्व कर पाया। अरे महाराज जी, वो 6 सवाल हैं उसी चैप्टर से, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, आप उन्हें याद करो। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर वो सारे ही सवाल सॉल्व हो सकते तो मैं क्यों आपके पैसे बिगड़वाता, क्यों मैं आपका टाइम बिगड़वाता। वो 6 सवाल आपको नए मिलेंगे, आपको उन्हें याद करना पड़ेगा, आपको उन्हें सीखना पड़ेगा, वहीं से सीखना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो 100% कभी भी क्लास की थ्योरी से कवर नहीं होता है। क्लास की थ्योरी एक बेस है, एक आधार है, समझे। लेकिन इन 3 चीजों से बाहर कुछ नहीं जाएगा। कहीं तुम कहो यार भैया इतना कर लें, उसके बाद भी तुम कहो ये नहीं किया, कुछ नहीं। और यही नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी कर लेना, उसके लिए भी यही है। तो आप समझो मेरी बात को, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट इसमें डालने पड़ेंगे। आपको ये मत कहने लगना, एक बार मैंने एसएससी जीडी में सलाह दे दी थी, एक बच्चे ने मुझे ही लपेट दिया, कॉलिंग टीम के पास कॉल करके बोला कि यार वो मास्टर जी तो जाने क्या क्या करने की सलाह देते हैं, फिर मैं क्लास ही क्यों लूँ उनकी। फिर भैया मैंने उसको पूछा कि लाला तैयारी किए हुए, मेरे पास उसकी कॉल घूमती घामती आई कि यार ये तो बड़ा परेशान आदमी है, बात कर लो इससे। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, कि गुरुजी तुम जो है ये कहते हो कि प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, मॉक भी लगाने पड़ेंगे, फिर मैं तुम्हारी क्लास ही क्यों ले रहा हूँ। मैंने कहा भैया तैयारी करते हुए कितना समय हुआ, कह रहा जी 1 महीना हुआ है। मैंने कहा हाँ, नए नए खिलाड़ी हो तैयारी में। फिर मैंने उसको सारी बातें समझाई, लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ ही समझ में आती हैं, दिक्कत ये भी है। वो मेरी 85% बातों को समझ पाया। फिर वो बाद में बोला कि सर इस तरीके से क्या कोई सेलेक्ट हुआ है। मैंने कहा भैया जिस आदमी से बात कर रहे हो वो भी सेलेक्ट हुआ है यार। तब उसका थोड़ा सा और भरोसा बढ़ा। तो मतलब कुछ चीज़ें समय के साथ भी समझ आती हैं, लेकिन काहे को प्रैक्टिकल करना तुम्हें समय का। मैं बैठा हूँ यार, बता तो रहा हूँ, कर लो भरोसा उन चीज़ों पे। झूठ तो कोई मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं, अपना अनुभव ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कहते ना कि कुछ चीज़ें तो आदमी अपना समय वेस्ट करके सीखता है, लेकिन समझदार वो है कि जो दूसरों के अनुभव से सीख ले, क्योंकि दूसरे ने भी तो अनुभव उस समय को ही व्यर्थ करके गवाया है, कमाया है ना। चलो खैर, उम्मीद है आप तो बहुत समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं इसीलिए कहता हूँ इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालो अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।